वेलकम टू सर्विसेज एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है DSM-5 के डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में बेसिकली तौर पे जो फंक्शनिंग होती है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में और ब्रेन में, वो उसमें डेफिसिट आता है। तो स्टेज में भी आ सकता है, पेरीनेटल स्टेज में भी आ सकता है और पोस्ट नेटल स्टेज में भी आ सकता है। क्वेश्चन रेज ये होता है कि पेरीनेटल स्टेज कौन सी होती है और पोस्ट नेटल स्टेज कौन सी होती है। पेरीनेटल स्टेज वो होती है जो कि 9 मंथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसको पेरीनेटल स्टेज कहते हैं। उसमें जो है मदर अगर अल्कोहल का यूज़ कर रही है और इसके साथ साथ जो है अवर्सिव कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती है, या फिर डाउन सिंड्रोम्स का इशू आता है जिसमें जो है 21 वाला जो है क्रोमोसोम्स का जो है पेयर्स उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, या कोई जेनेटिकली भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से जो है फैमिली टू फैमिली जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है। पोस्ट नेटल स्टेज में जो है अगर फर्स्ट 6 मंथ में पता चल जाता है, उसके अंदर जो है सिम्टम्स अपीयर्स हो रही होती हैं। इसके अलावा चंद एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इसमें आगे फर्दर डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, स्पीच एंड साउंड हो गया। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। उसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक लर्निंग है, मोटर डिसऑर्डर है और टिक डिसऑर्डर है। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिस तरह से स्पेक्ट्रम है, कोई स्पेक्ट्रम का मतलब है कोई एक सिम्टम्स नहीं होगी बच्चे के अंदर, स्पेक्ट्रम होगी, मल्टीपल सिम्टम्स होंगी, मल्टीपल अलामात होंगी, जिसकी बेस पे हम बच्चे को डायग्नोज करेंगे। 3 मेन एरियाज में जब भी डिफ़िकल्टीज आएगी, जब भी उसके जो है डेफिसिट्स आएगा, तब हम कहेंगे ये जो बच्चा है ऑटिज्म का शिकार है। जिसमें सबसे पहले चीज़ आ सकती है सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन का इशू होगा, उसके बाद बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, सेंसरी इश्यूज आएंगे, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होगा। ASD जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ऑटिज्म को कहते हैं। इसमें 3 एरियाज जो हैं बच्चे के डिस्टर्ब होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, उसके बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, सेंसरी जो है प्रोसेसिंग में इश्यूज आते हैं। आगे फर्दर इनको हम डिटेल में करते हैं कि कौन कौन से सोशल कम्युनिकेशन में इश्यूज आ सकते हैं। अब सोशल कम्युनिकेशन में बच्चा जो है वर्बल कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे के अंदर। अब वर्बल कम्युनिकेशन में जो है अपनी बात जो है कन्वे नहीं कर सकेगा दूसरे पर्सन के साथ, अब अपना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकेगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा पुअर होंगे। लाइक कि अगर वो हंसने वाली बात होगी तो वो रोना शुरू कर देगा, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से पुअर होंगे कि वो जो जहाँ पे वो रोना होगा वहाँ पे वो हंसना शुरू कर देगा। वो गेस्चर्स के प्रॉब्लम होंगे, नॉन कम्युनिकेशन में जो है अपने गेस्चर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लिमिटेड स्पीच करेगा। मेरे पास बच्चे आते थे, मैं ओएसिस स्कूल फॉर ऑटिज्म में भी काम किया, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे बच्चे जो थे एक एक वर्ड का यूज़ करते थे। अगर उनको चाहिए होती थी बॉल तो वो कहते थे कि बॉल, ठीक है। अगर उनको कुछ और चीज़ चाहिए होती थी, वाटर उन्होंने जो है ड्रिंक करना है, तो वो कहते थे वाटर। यानी कि प्रॉपर सेंटेंस का यूज़ नहीं कर पाते थे, या फिर अगर करते भी थे तो बहुत स्लो करते थे, यानी कि बहुत लंबा खींचते थे, उनके ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। उन्होंने कोई बात कन्वे करनी है तो वर्ड्स का यूज़ करते थे, उनके दरमियान जो ग्रामर थी उनका प्रॉब्लम उनको होता था। उनके सेंसरीज इश्यूज के भी प्रॉब्लम होते थे, लाइक कि अगर मैंने उसको कोई बात करनी है तो एक तो वो बात जो है कुछ देर बाद उसको समझ आएगी, ठीक है। जब भी आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दें, जब भी किसी ऑटिस्टिक सेंटर पे आप जाएं, वहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिले, तो आप जब भी उनको इंस्ट्रक्शन दें तो थोड़ी स्पेस रखनी है, ठीक है। उनके सेंसरी प्रोसेस जो है इश्यूज आता है। एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी, मैं न्यू न्यू था, मैं बार-बार इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो उस बच्चे का जो था वो पीसी पे बैठा था। वो एक क्लिप था आमिर लियाकत का, वो 3-4 सेकंड का, वो बार-बार रेपिटेटिव सुन रहा था कि ये एक इश्यूज़ होता है ना, रेपिटेटिव बिहेवियर भी करते हैं ये ऑटिस्टिक बच्चे। मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ख़ैर उसने 2-4 मिनट्स लगाए, उसके बाद जो है वापस आया। मैं आगे चल रहा, उसने मेरे शोल्डर प्रेस किया और मुझे लेट ऑन कर दिया, और काफ़ी हेल्दी था। बट ख़ैर मैंने जान छुड़वा ली। बताने का मकसद ये है कि उसको बच्चे को बार-बार इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। बच्चे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं, ये आप पर जो है अटैक भी कर सकते हैं।
एट द एंड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने इनको ट्रीट करना है। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन का इनको बड़ा इश्यूज होते हैं। सोशल इंटरेक्शन में ये किसी के साथ इंटरेक्टिंग कर पाते, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाते दूसरे दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। तो ये इनके अंदर ये वाला इश्यूज भी होते हैं। बिहेवियरल इश्यूज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें सेंसरीज इश्यूज आ सकते हैं। और सेंसरीज इशू इनको आवाज़ से बहुत चीड़ होती है सम टाइम, तो बड्स लगा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं जिसको जो है ये अलहदा कमरे में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात इनको स्मेल, साउंड्स और टच का भी यानी कि इश्यूज़ हो सकते हैं। अब सेंसरीज़ प्रोसेसिंग में एक बच्चा हमारे पास था, तो उसकी जो है सेंसरी बास्केट हमने बनाई होती। जब भी उसको जो है स्मेल लेनी होती थी, वो जाके वो जो है सेंसरी बास्केट में जाके वो स्मेल ले लेता। और वो उसकी एक ऐसी आदत भी थी, बच्चों के जो है शूज़ उतार लेना और उसको स्मेल कर लेना, टच कर लेना। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे को किसी को टच नहीं करने देते, ठीक है? तो सेंसरीज़ प्रॉब्लम्स भी होते हैं इन बच्चों में। ये चंद एक चीज़ें थी। इसके अलावा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो है मुकम्मल क्राइटेरिया को हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन-कौन से उनको इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये जब भी आपके पास कोई बच्चा आएगा ऑटिस्टिक का, तो आपने उसके अंदर ये 3 चीज़ें, 3 सिम्पटम्स को लाज़मी फाइंड आउट करना है, ठीक है? उसकी प्रॉपर से असेसमेंट करनी है। सोशल कम्युनिकेशन का उसको प्रॉब्लम होगा, सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होगा और बिहेवियरल इश्यूज़ होंगे। अब देखिए, वो बच्चा जो है अपना इंटरेस्ट किसी को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे। उसके साथ-साथ जो है उनकी रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, डेफ़िसिट होगा डेवलपमेंट में, वो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर से नहीं कर पाएगा बच्चा। और हमने चीज़ें बाकायदा से उनको सिखाते थे, चीज़ें टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, और सारी जो है उसकी बेसिक जो चीज़ें थी वो हम उनको सिखाते थे। उनको इमोशंस भी सिखाते थे कि क्या उनकी इमोजीज़ बना के वो इस तरह से चीज़ें उनको लर्न करवाते थे। और याद रखिएगा, बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी कॉग्निशन इतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि वो चीज़ों को इमिटेट करते हैं। उसके बाद जो है डेफ़िसिट आ सकता है कम्युनिकेशन में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, सोशल इंटरेक्शन में, और अपनी जो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते। डेफ़िसिट रिलेशनशिप में ऑलरेडी बताया है। स्टीरियोटाइप है और रिपीटेड मोटर मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा करते हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं अपने हाथ की जो मूवमेंट है, बार-बार हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना, ठीक है, मूवमेंट करना उसकी। तो इस तरह से बार-बार रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं। हमारे पास एक बच्चा था, वो इस तरह से करता था कि उसकी डेली जो है रूटीन को सेम करता था। डेली अपनी रूटीन को, स्केड्यूल को चेंज नहीं होने देता था। अगर स्केड्यूल थोड़ा-सा भी चेंज हो जाता था, वो उसने रोला डाल देना होता था। उसने सेम टाइम पे सेम कम्युनिकेशन करनी, सेम इस तरह से करता था। जब हमारे पास न्यू-न्यू आया, तो फिर हमने उसके अंदर ट्रांज़िशन करने की भी कोशिश की, उसके अंदर उसके बिहेवियर में मॉडिफ़िकेशन लेके आए। तो बताने का मकसद है कि एक मूवमेंट को रिपिटेटिव करेंगे, एक जो है स्केड्यूल को सेम फ़ॉलो करेंगे, और वो बच्चा जो है लंच में उसने सैंडविच खाने ही खाने हैं और कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? उसने चाय बिस्किट खाने ही खाने हैं सेम टाइम जब भी उसका टाइम होगा। उसको टी ब्रेक वो आ जाता था, और सेम बिस्किट खुद भी खाता था, अपने साथ थेरेपिस्ट जो था उसको भी लाज़मी खिलाने हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं खाएगा वो तब तक वो भी नहीं खाएगा। तो इस तरह से जो है उनके स्टीरियोटाइप जो है मूवमेंट और रिपिटेटिव चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है? बार-बार हैंड की मूवमेंट करना। उसके बाद वो ट्रांज़िशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा चेंज आया है तो वो स्टक हो जाएँगे। वो वहाँ पे अपने आप को रोक देंगे, ठीक है? वहाँ पे आगे मूव नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये वाले बच्चों में मेज़ीनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जो है वो सम टाइम नहाते नहीं हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंटल पीरियड्स में होनी चाहिए, ठीक है? हम इनको बिफ़ोर 18 इयर्स इनको डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो कोशिश ये जो है सिम्पटम्स जो होती हैं तकरीबन 2-3 साल के बाद इनको डायग्नोज़ करना शुरू कर देते हैं। वैसे सिम्पटम्स 6 मंथ से ये आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स के बाद ही इनको डायग्नोज़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनकी डिले कम्युनिकेशन होती है, वहाँ से पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि इनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद जो है डिफ़िकल्ट ट्रांज़िशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ-साथ जो है रूट और ईट सेम फूड, मैंने आपको ये बताया कि वो सैंडविच ही खाता था बच्चा। तो सेम रूट, एक ही रास्ता अख्तियार करना है उसने, एक ही फूड खानी है बच्चे ने। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड वो बहुत जल्दी हो जाता था। कोई भी उसकी लाइफ़ में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आया है, कोई चीज़ आई है, तो उसने रिस्ट्रिक्ट हो जाना, वहाँ पे उसने वो काम छोड़ देना। उसके बाद फ़िक्स्ड इंटरेस्ट होता था। बच्चा था एक, उसने ड्राइंग करनी है, सिर्फ़ करनी वो ड्राइंग है, उसने सेम चीज़ बनानी है, ठीक है?
वो एलिफेंट का ही जो है पिक्चर बनाता था और डेली उसने बनानी है। मैं वहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 1 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने स्पेंड किया और उस बच्चे ने 1 साल में एक बनानी भी डेली है और बनानी सिर्फ एलिफेंट है या फिश है, ठीक है। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ये जब ये हाइपर एक्टिव होते हैं तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। ये जब इन वहाँ जब ये स्टक हो जाते हैं, ये हमारे एक सीईओ थे, उनको उसने बच्चे ने मारा, उसका जो है आर्म्स को ब्रेक कर दिया। तो ये सेल्फ सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, तो जब भी आप इनके साथ काम करें, तो सेल्फ सेफ्टी के साथ ही काम करें। स्पेसिफिक सॉन्ग्स निकालेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक स्मेल्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये भी इश्यूज़ आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि स्मेल के लिए जो है वो शूज़ सूंघना शुरू कर देता, सम टाइम ऐसा ड्रेसिंग को सूंघना शुरू कर देता, उसको स्मेल से बड़ी अच्छी थी। और एक बच्ची थी, वो तो खैर नॉर्मल थी, उसको पेट्रोल सूंघने से बड़ी जो है रीइंफोर्समेंट मिलती थी। तो कोशिश करें जब भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करें, उनको रीइंफोर्सर लाज़मी दें। कोई ना कोई रखें जिससे उसकी जो अटेंशन जो है मज़ीद काम की तरफ हो। और ऐसे बच्चे होते थे जो रीइंफोर्समेंट पे जिनको दी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जो है वर्क करना शुरू कर देते थे। ये बिहेवियरल थेरेपी की जो है टेक्नीक है रीइंफोर्समेंट, आप लोगों को आइडिया होगा।